हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर सतीश राठौर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी, उससे पहले एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की है और उससे पहले हमने आपको सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है ना। और 1.3 के लेक्चर में हमने आपको लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा, घर पे प्रॉब्लम भी सॉल्व की होंगी। अगर किसी प्रॉब्लम में किसी भी टाइप की आपको कोई भी दिक्कत आई हो या आए तो आप मुझसे वो बिल्कुल बिना झिझक के पूछ सकते हैं। इसके लिए आप सिर्फ मुझे कमेंट्स कर दीजिए कि सर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर ये हमें बता दीजिए, तो उसको हम यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देंगे। या किसी और बुक का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है ना। उसका बुक का रेफरेंस दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। फिर भी अगर नहीं आपको लग रहा है तो आप एक फ़ोटो खींच के मुझे वो भेज दीजिएगा, उससे हम यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। खैर, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के हम लेक्चर में आपके लिए लाए हैं आगे की स्टडी। आगे की स्टडी में हमारा जो टॉपिक नया शुरू होने जा रहा है उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे कि वेन डायग्राम है क्या। देखिए, हमारे एक स्विस मैथमेटिशियंस हैं, उनका नाम है यूलर्स। यूलर साहब ने सेट को रिप्रेजेंट करने का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक हम लोगों ने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके ही पढ़े थे। वो क्या थे? एक था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में क्या था? हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कामा लगा के अलग अलग लिख देते थे। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख देते थे जो कि उस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन यूलर साहब ने क्या कहा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या करा? एक क्लोज कर्व ले लिया। क्लोज कर्व के अंदर उन्होंने दिए गए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक तरीका यूलर साहब ने निकाला, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इनके जाने के बाद, मतलब जब ये नहीं रहे हमारे बीच, तो इसके बाद जो थे हमारे एक मैथमेटिशियंस हैं, ब्रिटिश मैथमेटिशियंस, जिनका नाम है जॉन वेन। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, ठीक है ना। इनके यूज़ करने के कारण ही लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और इसको लाइक किया, ठीक है ना। लाइक करने के बाद अच्छा मेथड है, ठीक मेथड है और यूज़फुल भी है। इसी कारण से इस मेथड को जो नाम दिया गया है वो है वेन यूलर डायग्राम, यानी यूलर्स के साथ वेन का नाम भी जुड़ गया। जॉन वेन नाम है इनका, जो हमारे ब्रिटिश मैथमेटिशियंस रहे हैं, तो इसको हम लोग वेन यूलर डायग्राम भी कहते हैं। लेकिन जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि शॉर्टकट बहुत जल्दी लोग यूज़ करते हैं। किसी का नाम कुछ भी है तो उसका एक शॉर्टकट आ जाता है। तो यहाँ पर भी वेन यूलर डायग्राम लोगों को कहने में दिक्कत लग रही होगी या बहुत बड़ा लग रहा है, तो लोगों ने यूलर साहब को गायब कर दिया और वेन डायग्राम ही यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसको वेन डायग्राम ही कहते हैं, लेकिन जनरली पूरा नाम इसका है वेन यूलर डायग्राम। समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दिया है, पढ़ लीजिए आप अगर इसको कायदे से। आ स्विस मैथमेटिशियंस यूलर गिव्स एन आइडिया टू रिप्रेजेंट आ सेट बाय द पॉइंट्स इन द क्लोज कर्व। लेटर ऑन ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन यूज दिस आइडिया टू प्रैक्टिस, therefore it is called Venn Euler diagram or generally it is known as a Venn diagram. It's clear? अब देखिए, वेन डायग्राम अगर बात करेंगे तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ सेट की बात करें तो सबसे पहले हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट। अगर ये यू जो है, यू हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। एंड इफ अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए एंड बी एनी टू सेट्स, अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ए और बी कोई दो सेट्स हमारे पास हैं, देन तब
वाई वेन डायग्राम। कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दो सेट में को? देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगल, ओके, दिस रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट, दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगल represent a universal set. Now this is also a rectangle represent a universal set. क्लियर? अब ध्यान से देखिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। इन दो सेट में आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए पहला तो ये हो सकता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। समझ में आया? अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है मतलब बी जो है वो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये हमारा बी हो गया तो ये हमारा हो गया ए। क्लियर? तो इसको लिख देंगे बी एंड दिस इज ए। इस केस में ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी। एक ये तरीका रिप्रेजेंट करने का। दूसरा क्या हो सकता है रिप्रेजेंट करने का? ये हो सकता है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट ही कॉमन हो। बात समझे? ए और बी में कुछ एलिमेंट ही कॉमन हो, तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए ए और बी में दो एलिमेंट कॉमन है या तीन एलिमेंट कॉमन है, बाकी के एलिमेंट कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक सेट हम ए बना देंगे बेटा, दिस, एंड अनदर सेट हम बना देंगे दिस। जो कॉमन एलिमेंट है वो ऐसे इस कॉमन एरिया में आ जाएंगे। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। क्लियर? तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दोनों अलग अलग हों। एक में 1 2 3 4 दिए हैं, दूसरे में ABCD दिए हैं, अलग अलग हैं। समझ रहे हैं? अगर ऐसा दिया है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। क्लियर? सेट ए एंड सेट बी, दोनों अलग अलग सेट हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास तरीका है सेट ए और सेट बी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद आगे हम आपको कुछ ऑपरेशन बताएंगे सेट के। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो हमारे पास सेट्स हैं, दिए हुए सेट होंगे, वो कोई भी सेट हो सकते हैं, नल सेट भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं। अगर दो सेट हमें दिए हैं तो उनके बीच में जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हेडिंग डालिए यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं कि इफ ए एंड बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स, अगर ए और बी कोई दो सेट्स दिए हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी, देन द यूनियन ऑफ ए and B is denoted by A union B, इससे डिनोट होगा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एंड इज डिफाइंड एज कैसे? देखिए A यूनियन B, इट मीन्स द सेट ऑफ एलिमेंट X। X इज एलिमेंट है, वो कैसा एलिमेंट है? बिलोंग्स टू ए और X बिलोंग्स टू B। या तो वो एलिमेंट A का होना चाहिए या B का होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको दे दिया है A बराबर दिया सेट ऑफ ABC, ठीक है ना, और B बराबर मैंने आपको सेट दे रखा है CDE, ये दिया है। अगर हम A यूनियन B लेंगे तो A यूनियन B का मतलब है एलिमेंट या तो A का हो या B का हो।
तो ए का एलिमेंट है तो ए बी सी, और बी का एलिमेंट है तो सी डी ई, तो सी एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो जब भी आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिख दीजिए और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दीजिए, ए बी डी ई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है ना। फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, दूसरा कि इफ़ कैपिटल ए बराबर सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी बराबर दिया सेट ऑफ 3 2 1 4 5 6, ठीक है ना, ये दिया है। तो ए यूनियन बी अगर हम लेंगे देन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, मैंने क्या कहा सबसे पहले ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दीजिए, 1 2 3 1 2 3 कॉमन है, इनको लिख दिया। कॉमन के बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको लिख दीजिए। इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसमें बचे हैं 4 5 6, तो लिख देंगे 4 5 6 दिस। क्लियर है। अगर मैं कह देता हूँ, मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है नल सेट है एंड बी क्या दे रखा है सेट ऑफ ए बी सी, क्लियर, और हमें इसका यूनियन चाहिए है, तो यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट तो कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि ए नल सेट है, ए नल सेट है तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, जो बचे हुए एलिमेंट है वही तो आएंगे, मतलब ए बी सी, सिर्फ ये रहेगा। समझ बात नहीं आई। अगर हम इसे ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो सेट अलग अलग है, ए और बी, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ओके। हमने आपको 3 केस बताए थे। पहला क्या बताया था कि एक सेट में सारे के सारे एलिमेंट दूसरे के आ जाएं, ये बताया था। चलो बड़ा बनाओ इसको थोड़ा सा डायग्राम, देखिए ऐसे, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा बताइए। ए के सारे एलिमेंट तो हैं, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में थे ना, तो ये बी है, ये है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अगर इस टाइप का दिया है तो मतलब ए के सारे एलिमेंट और बचे हुए बी के एलिमेंट, मतलब कुल मिला के ये पूरा, समझ रहे, जो आपका शेडेड पोर्शन है ये पूरा हमारा क्या होगा ए यूनियन बी, दिस इज अ ए यूनियन बी। अच्छा ए यूनियन बी है वो किसके बराबर होगा, सेट बी के बराबर ही तो है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी में एलिमेंट कुछ ज़्यादा हैं। जब कॉमन लेंगे, जब इनका यूनियन लेंगे तो ए के एलिमेंट तो आएंगे और बचे हुए बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। फाइनली ए यूनियन बी हमें सेट बी ही दिख रहा है नहीं है। ये दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन ये थी, वो ये था सेट ए दिया, सेट बी दिया है, ठीक है ना बेटा, ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो इसका जो है यूनियन क्या होगा, शेडेड पोर्शन जो हम यहाँ बना रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा है ए यूनियन बी। और तीसरा क्या था हमारा, वो ये था ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। तब क्या होगा, ए के एलिमेंट भी आएंगे इसमें और बी के भी आएंगे,
समझ रहे बेटा? दिस, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। मैंने कह दिया कि अगर ए बराबर आपको दिया सेट ऑफ 1 2 3 और बी बराबर दिया सेट ऑफ ए बी सी, नाउ ए यूनियन बी, क्या होगा बेटा? क्या कहते हैं ए यूनियन बी? मतलब ए और बी में पहले कॉमन तो यहाँ कुछ भी नहीं है, उसके बाद क्या कहते हैं? बचे हुए सारे एलिमेंट। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट पहले लिख दीजिए, क्या है? 1 2 3, फिर ए बी सी, दिस। तो ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर है? तो ए यूनियन बी के बारे में बताया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? देखिए, अगर दो सेट हमें ए और बी दिए हुए हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट होगा? ए इंटरसेक्शन बी, एंड इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइंड कैसे करेंगे? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये है जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है, दोनों में हो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन है, और बाकी की जो अलग अलग एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ जाए। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे कि चलो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बराबर आपको दिया है सेट ऑफ ए बी सी डी, एंड बी बराबर दिया है सेट ऑफ ए सी ई एफ जी, ये दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज, ए और बी में देखिए कॉमन क्या है? पहला एलिमेंट ए कॉमन मिल रहा है, दूसरा एलिमेंट हमें सी कॉमन मिल रहा है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए कामा सी। अगर हम ये कह दें, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं कि ए बराबर अगर दिया सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी बराबर दिया है सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, जैसा हमने क्या कहा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। कॉमन क्या है? 1 2 3 1 2 3 कॉमन आ रहा है तो लिख दिया जाएगा 1 2 3। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए ये आपको दिया है एक एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट उठाता हूँ, वो दिया ए बराबर मान लेते सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है ना, और बी बराबर दिया है आपको सेट ऑफ 4 5 6। तो ए में एलिमेंट 1 2 3 है, बी में 4 5 6। यहाँ पर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन इन सेट ए एंड बी, देयरफॉर द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज, क्या होगा बेटा? नल सेट। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम खाली सेट बनाकर छोड़ देंगे, जिसे हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। क्लियर है? अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर हमें ये दिया है, क्योंकि मैंने 3 केस आपको बताए थे, पहला केस ये था, देखिए समझिए अच्छे से। ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, और ये सेट हमारा बी दिया है इसी के अंदर। चलो देखिए ऐसे सेट ए और ये सेट बी दिया है, ठीक है।
तो ये सेट हमारा बी है, ये सेट ए है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कौन सा होगा? इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन। कॉमन कौन से मिलेंगे एलिमेंट? सिर्फ ए वाले एलिमेंट मिलेंगे। देख रहे हो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर? मतलब दिस इज अ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स द सेटेड पोर्शन। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ ए प्रॉपर सबसेट बी का है देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए रहेगा। और अगर मैंने कह दिया ए प्रॉपर सबसेट बी है देन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? बी। यूनियन में बड़ा वाला सेट आ जाता है और इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट रहता है। ठीक है ना? इसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा देखिए ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेट ए है, एक सेट ये बी है, सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या है? दिस। तो ये जो दिया है बीच में ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। समझे बेटा? क्लियर? इसके बाद है एक और समझ लीजिए, ए और बी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनमें कोई भी पोर्शन शेडेड नहीं होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 5। तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास हैं जो इंटरसेक्शन के केस में। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। नोट कर लिया? आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे बताएंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एटसेट्रा, और भी जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप लोग अपना ऐसे ही साथ और सहयोग बनाए रखें, क्योंकि आप लोग जब तक साथ हैं तभी तक हम खास हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।